तो गुरु लोग धुरंधर देखने के बाद अभी भी कुछ लोगों के दिलों में सवाल है कि अब आगे क्या। जहां अब इसी आगे को समझने के लिए आज हम धुरंधर की एंडिंग एंड फिर उसके पोस्ट क्रेडिट सीन को समझेंगे कि फिल्म खुद को कंप्लीटली एंड करती है या फिर एक ब्रिलियंट फ्यूचर के लिए अभी भी एक रूम छोड़ा है। जहां भी धुरंधर की एंडिंग को समझने के लिए उसके कुछ उन छोटी डिटेल्स को गौर करना बहुत ही जरूरी है कि फिल्म किस रास्ते को लीड कर रही थी। जहां फिर फिल्म के ठीक क्लाइमैक्स से पहले हमजा दुबई जाते हुए दिखता है, जहां फिर वो दुबई जाके हमजा को फ्री हैंड दिया जाता है अजय सान्याल से, जहां फिर वो पाकिस्तान में जो भी चाहे लियारी, कराची, बलूचिस्तान में जैसे भी चाहे वो कर सकता है। एंड फिर इसी के साथ हमजा के दिल में जो इतने सालों से किलस और आग भरी थी वो एक एक कर उन सारे टेररिस्ट के ऊपर निकलती है, जिसमें हमजा इस बात को ध्यान भी रखता है कि वो सिर्फ मेन बैड गाइज को ही ना मारे बल्कि उन सारे छोटे मोटे टेररिस्ट को भी मार दे जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इंडिया पे टेररिस्ट अटैक से कनेक्टेड थे, जिससे वो भविष्य में होने वाले टेररिज्म की उन नस्लों को ही खत्म कर दे। जिसे देखकर मेजर इकबाल कितना हेल्पलेस हो जाता है, वो मोमेंट होता है मूवी में कि भाई वो एक चूहा बन चुका होता है। जहां पे फिर पीक डिटेलिंग की माने तो मूवी में कोई और भी डेथ्स ऐसे फालतू नहीं दिखाई गई हैं, क्योंकि भाई आदित्य धर ने जमीन खोद के सबका नाम निकाला हुआ है, जैसे कि अब्दुल रहमान मक्की रिस्पॉन्सिबल फॉर टेरर फाइनेंसिंग, शाहिद खालिक रजा कुपवारा ब्लास्ट, अमरजीत सिंह ड्रग डीलिंग एंड आईएसआई एसेट इन इंडिया, मोहम्मद रियाज जयपुर ब्लास्ट, रियाज अहमद एलियस अबू कासिम रजौरी अटैक, दाऊद मलिक इंडियन एम्बेसी अटैक, इम्तियाज आलम आर्म्स प्रोवाइडर, भुट्टो V2611 अटैक, जहूर मिस्त्री कांधार प्लेन हाईजैक एंड साथ में ही ड्रग्स एंड आर्म्स के वेपन्स को भी सप्लाई करते हुए ये नजर आता है। एंड उसकी डेथ तो सबसे मेजर रखी गई थी फिल्म में। एंड फिर एंड में सबको टॉप करते हुए मेजर इकबाल आता है और मेजर इकबाल के मारने के बाद ही अपना लास्ट चैप्टर शुरू होता है धुरंधर, जिसमें आई लाइक द फैक्ट कि अच्छा हुआ है इस तरीके से उन्होंने दिखाया, क्योंकि दुनिया ऐसे कोई रोजी लवी डबी नहीं होती। हमजा पकड़ा जाता है, उसके पास बहुत ही सारा ट्रॉमा है, वो बदल नहीं सकता क्योंकि वो बदल पा ही नहीं रहा है, उसको बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। इसी वजह से आईएसआई चीफ भी वहां पे मौजूद है। वे सारी इंटेल के लिए हमजा को बहुत ही टॉर्चर कर रहे होते हैं और उमार जो कि एसपी असलम के साथ टीम में लीड कर रहा था, वो तो भाई इस पूरे ऑपरेशंस को सबसे आगे फिगर आउट करने के लिए पड़ा हुआ था। एंड उसने ही पहला भांडा भी फोड़ा है, जहां पे फिर आईएसआई के चीफ को आगे चल के अपने कॉल आता है अजय सान्याल का और वो बोलते हैं कि हमारा एक लड़का तुम्हारे पास है और उसको इज्जत से छोड़ दो। जिसमें फिर आईएसआई चीफ बोलते हैं कि हम नहीं छोड़ सकते, इसको क्या हाल करेंगे तुम वगैरह, इंडिया का भी वैसा ही हाल होगा, काफिर वगैरह वगैरह, मतलब यू नो द ड्रिल। पर फिर अजय सान्याल अपना ट्रम्प कार्ड खेलते हैं, बताते हैं कि अगर पूरी दुनिया को पता चल गया कि पाकिस्तान का आईएसआई ऑफिसर पाकिस्तान की सेंसिटिव न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन को अपने दुश्मन देश इजराइल यानी कि ज्यूस को दी है, तो वो उसके घर में जाकर उसकी सारी नस्लें खत्म कर देंगे। इट विल गेट वेरी पर्सनल फॉर दैट आईएसआई चीफ। जहां फिर रास्पुतिन का गाना बजते हुए फिर से हमें वही वीडियो की एमएमएस दिखाई जाती है, जिसमें वो इजराइल के लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं और फाइल दे रहे होते हैं, जो कि ऑब्वियसली ये देख के तो वो घबरा ही जाता है। और फिर अजय सान्याल बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि इजराइल हमें नहीं बताएगा? और फिर वो ऑर्डर करते हैं उस आईएसआई चीफ को कि हमजा को मारगरा हिल्स पे छोड़ दो एंड वहां से इंडिया का बंदा उसे पिकअप कर लेगा। एंड अब जो आप सोच रहे होगे कि वहां कौन बंदा होगा तो भाई वो भी एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज था, मगर खैर फिर वो बोलते हैं कि हमजा प्राइवेट प्लेन में जाएगा और एटीसी हैंडल कर लेगी, उसके बाद से जो भी चीज़ें होंगी वो खुद ही फिगर आउट कर लेंगे। मगर इसके बाद आईएसआई चीफ बोलते हैं कि अब ये सब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंडियन एजेंट की बात बहुत ही बुरी तरीके से फैल चुकी है और अब बात को दबाना बहुत ही मुश्किल है, तो किसी ना किसी पे तो कोई इल्ज़ाम लगाना पड़ेगा। और फिर वही नाम आता है फुल सर्कल मोमेंट के साथ, हमजा उसका नाम लेता है जो है उजैर बलोच, जहां अभी भी वो पूरा पोटेंशियल लगता है लियारी में कैओस को लाने के लिए। एंड हमजा ये बात बताता ही है कि उसने उजैर को जिंदा ही इसी बात पे रखा हुआ था कि वो उसका स्केपगोट बनेगा। जहां पे अभी उजैर बलोच पाकिस्तानी जेल में है एंड उसके ऊपर इंडिया के लिए स्पाई करने वाले अगर एलिगेशंस लग जाते हैं तो वो तो जिंदगी भर कभी जेल से नहीं निकलेगा। एंड इनफैक्ट उजैर बलोच अभी भी जेल में है जब हम बात कर रहे हैं, जहां पे उस इल्जाम को डाल दिया जाता है उजैर पे, तो वो इंडिया को इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहा था, जिससे फिर हमजा का भी आखिरी काम कंप्लीट हो जाता है। एंड फिर क्या, आईएसआई चीफ हेल्पलेस हो जाता है एंड उसे मारगला हिल्स छोड़ना ही पड़ता है, जहां पे उसका लुक पूरा चोटिल है, अधनंगा, खून से लथपथ, बहुत ही ज्यादा टॉर्चर हुआ पड़ा, धीरे धीरे चल रहा है। पर फिर पीछे से एक कार आती है जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है कि अंदर कौन है, पर बस उसका एक डोर ओपन होता है
जसकीरत उसके अंदर बैठ जाता है एंड अंदर कार के अंदर जाते ही कार्स की लाइट ऑन होती है और हमें नजर आते हैं जमील जमाली साहब, जो कि ये मोमेंट सबसे बड़ा सरप्राइज बनता है मूवी का, जहां यहाँ पे हमें पता चलता है कि जमील जमाली 45 साल से पॉलिटिक्स में शामिल हैं, वो भी पाकिस्तान को अंदर से इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, वो भी पॉलिटिकल लेवल पे, जहां पे वो इतने सालों से हमजा की मदद ही करते आ रहे थे। एंड पूरी स्टोरी में यही कहानी पूरी तरीके से पलट जाती है, क्योंकि मूवी का बेस्ट पाए मेरे मायनों में तो जमील साहब ही थे। इसे हम बहुत ही टाइम से चूतिया समझ रहे थे, आई मीन लोग ही हेट भी कर रहे थे, मगर सारी इज्जत उन्होंने अपने लिए ले ली। जहां पे उरी में भी सेम यही काम कर रहे थे एंड यहाँ पे अपने धुरंधर में भी सेम उन्होंने यही काम किया है। मैं चाहूंगा कि भविष्य में वो टाइप कास्ट ना हो जाए, पर क्या परफॉर्मेंस उन्होंने डिलीवर की है। जहां पे फिर आगे कहानी में बात करें तो रियलिस्टिकली जमाली जसकीरत को कहते भी हैं कि यलीना और बच्चों को भूल जाओ, उसी में उनकी भलाई है। एंड जब जसकीरत दाऊद को मार नहीं पाता तो हमें जमाली के थ्रू ही पता चलता है कि वो अपना गेम ही खेल चुका है। उसने 90s में दाऊद को स्लो पॉइजन कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी हेल्थ कभी रिकवरी नहीं हो पाई और वो उसे धीरे धीरे करके टॉर्चर करके मारने में बिलीव करता है, विच इज काइंड ऑफ गुड कि ये भैंचोद बंदा बेड रिडन ही ठीक था, वरना क्योंकि अगर ये हक्का बक्का खड़ा होता तो क्या क्या नहीं कर सकता था। जहां फिर उसके बाद हमजा पाकिस्तान में एक आखिरी बार मुस्कुराता है एंड इंडिया पहुंच के जसकीरत बनता है, जहां पे वो सबसे पहले तो जैसे प्रोटोकॉल होता है अजय सैनियाल एंड बंसल को अपने सारी डिटेल्स एंड इंटेल प्रोवाइड करता है एंड नेक्स्ट डे उसकी एक और ब्रीफिंग होती है, क्योंकि अभी सारी बातें खत्म नहीं हुई हैं। पर तभी हम देखते हैं कि हमजा प्रोटोकॉल तोड़कर नेक्स्ट डे पठानकोट की ट्रेन पकड़ के निकल चुका है। एंड ये सुनकर अजय सैनियाल उस पूरी जर्नी में अपने हमजा को रोकते नहीं है, आई मीन जसकीरत को नहीं रोकते हैं। जहाँ पे हम जसकीरत को घर जाते देखते हैं एंड माय गॉड क्या खूबसूरत सीन था, वो पूरा सीक्वेंस कितना प्यारा क्राफ्ट किया गया था। वो लड़खड़ा के कदमों को ऐसे धीरे धीरे लेके चल के एक एक कदम आगे बढ़ा रहा है, वो अपनी पूरी जर्नी को कंप्लीट कर रहा है एंड वो पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने आ रही है कि फाइनली मैं अपनी माँ से मिल पाऊंगा, अपनी बहन जसलीन और उसके बच्चों को देख पाऊंगा। एंड वो सीक्वेंस इतना कामिंगली खूबसूरत था कि आदित्य धर की फिल्म मेकिंग वहाँ पे एक्सेल कर गई थी, क्योंकि मूवी का सारा इमोशनल वेट इधर पोर आउट हो जाता है। एंड फिर जैसे ही वो अपने घर के सामने पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ की उम्र हो चुकी है लेकिन अभी भी काम कर रही है। बहन और माँ आपस में बात कर रहे होते हैं और उन्हें देखकर वो खुश भी हो जाता है और रोने भी लगता है। बहुत सारे इमोशंस उसके अंदर आ रहे होते हैं कि फिर वो पीछे मुड़ के भी देखता है कि मे बी ये सोचने के लिए कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मुझे वापस लौट जाना चाहिए, क्या जवाब मैं दूंगा सबको। एंड यही उसका कर्ज है कि उसे अब हमेशा जिंदगी भर प्लान बनाते रहना पड़ेगा, लोगों को एक्सप्लेन करता रहना पड़ेगा, झूठ बोलते रहना पड़ेगा। उसकी माँ उसकी आंखों के सामने ही दरवाजा बंद करके चली जाती है, जहाँ पे उसकी माँ उसे देख तो नहीं पाती क्योंकि जसकीरत अभी बहुत ही दूर खड़ा होता है और उसे वो महसूस कराता है कि वहीं बीच में खड़े रहे कि क्या इस घर के दरवाजे मेरे लिए जिंदगी भर बंद हो चुके हैं, क्या मैं वापस लौट जाऊं, इसी में भलाई है, क्या यही अच्छा होगा कि मेरी माँ के लिए मैं मरा हुआ ही बेटा रहूं। और जो ये शायद छोड़ के जाती है कहानी, वो पीछे मुड़कर देखता भी है कि कहाँ से मैं आया था, कहाँ मैं चला गया था, और उसे देखकर फिर से अपनी माँ के घर को देखता है एंड देन फिर अपनी सारी चॉइसेस का बोझ, वो सारी दुनिया का बोझ हमारे ऊपर छोड़ देता है, हमारी तरफ देखते हुए कि अब आपको चूज़ करना है कि आप क्या मानते हो। यहाँ पे जसकीरत हमारी तरफ ज़रूर से देखता है और हमसे क्लोजर मांगने की कोशिश करता है कि आप क्या चूज़ करोगे, क्या आप यकीन करोगे। एंड देन जहाँ पे आप इमोशनल टेक ले ही लेते हो कहानी में कि मैं ये चॉइस लेकर आगे बढ़ता, तभी मूवी का ऐसा स्नैप कट होके एक ब्लैक स्क्रीन आती है एंड उस पर टेक्स्ट होता है कि बलिदान सबसे बड़ा धर्म है। जहाँ पे आप पर्सनली मेरे मायनों के बारे में अगर जानना चाहोगे तो आई मीन दिल्ली से पठानकोट का रास्ता 10 से 6 घंटों के बीच का है, तो इतना टाइम बहुत ही होता है सोचने के लिए कि मैं सही कर रहा हूँ या फिर गलत कर रहा हूँ। एंड काफ़ी सारी इमोशंस वो मैं बह चुका था अपना जसकीरत, तो मेरे मायनों में तो घर पहुंच ही चुका होगा, अपनी फैमिली से मिल लिया होगा। तुम इसे ऐसे भी देख सकते हो, समझ सकते हो कि जो वो बन चुका है अब वो ना हमजा है ना जसकीरत है, वो एक एजेंट ज़रूर से है जिसे अपने देश के लिए अपना धर्म और बलिदान दिया हुआ है, पर अब वो इंसान नहीं रहा है जिसे एक्चुअली में उसकी माँ जानती थी। मगर फिर भी लाइक एक माँ के लिए उसका बेटा तो एक छोटा सा बेटा ही रहता है और उसको ये वनवास काट कर लाइफ में क्लोजर मिलना भी चाहिए।
एंड फिर इतना ही नहीं, मूवी जब यहाँ पे एंड हो जाती है तो ये पहली बार होगा कि किसी इंडियन फिल्म ने अपने मिड एंड पोस्ट क्रेडिट के साथ इतना कॉन्फिडेंस दिखाया है कि पिक्चर में एकदम आखिरी मोमेंट तक उन्होंने एक वीडियो फुटेज रखी है। क्योंकि जनरली ऐसा हॉलीवुड फिल्में ही अपनी पिक्चरों के साथ रखती हैं, क्योंकि इधर के स्टूडियोज तो यही बात समझते हैं कि इंडियन ऑडियंस इतने आखिर तक नहीं रुकने वाली। जिसमें फिर अपने पहले मिड क्रेडिट सीन की बात करें जो कि बहुत ही लंबा है, आई मीन एक एक्चुअल पूरा सीक्वेंस है, वो जसकीरत के पूरे ट्रेनिंग सीक्वेंस एंड मोन्टाज को दिखाता है, जहाँ पे वो उर्दू, फारसी, बलूच, पिंडी ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस सीख रहा है जिससे पाकिस्तान में काम देने वाली हैं। वेपन्स के साथ साथ वो केमिकल्स के बारे में भी जानता है, समझता है। पेन से लेकर पेपर उठाना, नमाज पढ़ना, खतना करवाना, सारी चीजें उसके साथ की जाती हैं, उसको सिखाई जाती हैं, जो कि उसकी ट्रेनिंग का डेली पार्ट होता है। जिसमें फिर बंसल कॉन्स्टेंटली याद दिलाता रहता है कि बलिदान ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो टीजर के टाइम में भी हाईलाइट हुआ था। एंड उनका मेन मोटिव बलिदान ही होता है और इसी के लिए वो बने ही होते हैं। जिसमें अपनी जसकीरत एंड बाकी सारे ट्रेनीज की फाइट्स भी दिखाई जाती हैं, ब्रीथिंग कंट्रोल करना, टॉर्चर होना, पढ़ाई करना, सब कुछ कवर किया जाता है। जहाँ पे फिर हमें उसी ट्रेनिंग में समझ में आता है कि ये पूरा एक बटालियन इकट्ठा किया हुआ था, कि जहाँ पे वो लाइक टॉप में से टॉप बंदों को चूज कर रहे होते हैं कि एक्चुअल में इनमें से धुरंधर बनेगा कौन। जहाँ में ट्रेनिंग में हमें और भी लोग देखने को मिलते हैं, पर उनमें से जसकीरत सबसे एक्सेप्शनली परफॉर्म करता है। एंड देन उसके बाद रिजवान आता है, जो कि समझ सकते हो कि मे बी 2-3 लोग ही सेलेक्ट हो पाए होंगे, जो कि फिर ये रेफर भी करता है कि इन्हें क्यों चूज किया गया पाकिस्तान के लिए। और आते टाइम हम ये बात देखते भी हैं कि हमजा अपनी डायरी एंड अपनी टेररिस्ट एजेंसीज के सेलेक्टर्स, टीम्स एंड वेपन्स डीलर्स वाले जो एक बुकलेट होती है वो रिजवान को दे देता है, और अपना लास्ट रेस्ट वो खुद ही चूज कर लेता है, खुद को पाकिस्तानी आर्मी को हवाले करके, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यलीना और उसके बेटे के सलामती के लिए ही होगा कि ऐसे मैं यहाँ पे भी नहीं जा सकता। पर फिर वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में ये 2 एजेंट्स अभी भी रह जाते हैं, जहां भी अगर फ्यूचर में धुरंधर 3 बना तो मे बी ये इस तरीके से टर्न आउट हो सकता है कि रिजवान और जमाली को आगे दिखाएं कि वो इस कहानी को कैसे आगे चल के इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं अपने रियल लाइफ लाइक रेफरेंसेस को जोड़ के दिखाते हुए। जो कि अब मैं ये बात कहूँगा कि उस पर एक लिमिटेड सीरीज टीवी शो ही बनना सही रहेगा, या फिर किसी नए एक्टर को लाकर उन्हीं ट्रेनीज को दिखाकर किसी को मेन कैरेक्टर बना दिया जाए कि नई स्टोरी, नई गैंग वॉर और नए रियल लाइफ इंसिडेंट्स के साथ मूवी को आगे ये कैसे बढ़ती है, जो कि इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है और वो अच्छा भी होगा आई गेस। या फिर ऐसा भी किया जा सकता है कि इंडिया के अंदर ही किसी को इंटेल की तरह वो यूज़ करे, जो भी टेररिस्ट या फिर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या फिर गैंगस्टर ग्रुप्स होते हैं इंडिया के अंदर, जिसमें मूवी काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस देती है यूपी, बिहार और ऐसे कुछ क्षेत्रों को लेकर जहाँ पे नॉन पेट्रियाटिक हरकतें कुछ ज़्यादा ही हो रही होती हैं, उनमें अपना जसकीरत जरूर से काम आ सकता है। इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है, जो कि काफ़ी मैच्योर और रीजनेबल भी होगा कि रणवीर सिंह एज अ मेन एक्शन स्टार तो मूवी में रहेगा ही, पर एज अ वो किसी को मेंटोर भी कर रहा होगा, जो कि इसे ऐसे समझ सकते हो कि 2018 वाला क्रेटोस की तरह होगा कि हाँ मैं मेन एक्शन तो हूँ ही, पर थोड़ा और माइंडफुल होके अब मैं सिखा रहा हूँ। जहाँ पे अब अगर आप अभी भी एंड क्रेडिट सीन का इंतज़ार कर रहे हो तो फनी ज़रूर से है, पर कुछ बहुत ही ज़्यादा ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं है, क्योंकि उसमें दिखाया ये जाता है कि आईएसआई चीफ अपने पजामा बचाने के लिए उमार को पागल खाने में डालने के लिए पूरी कोशिश कर देता है। आई मीन कर ही दिया होगा आगे चल के, क्योंकि उमार को ही इंटरनली ये बात पूरी तरीके से क्लियरली पता थी कि उसने सच को दबाया है और वो सच को खुद में दबने तो नहीं देगा, क्योंकि उसने इतनी मेहनत जो की है, उसने सारी लियारी एंड कराची को ऐसे जलते हुए देखा है, इतना सारा चोट बांगड़ा क्रिएट हुआ था। उमार कैसे शांत रह ले, उसको रातों की नींद नहीं आ रही थी। वो भाई कितना सादा सिंपल सोबर इंसान था, उसने भाई धमकियां देनी शुरू कर दी, तो वो कैसे चुप रह सकता था। एंड इसीलिए वो आईएसआई चीफ पे चढ़ भी जाता है कि मैं ऊपर तक जाऊंगा, मैं यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, सब कुछ एक्सपोज कर दूंगा कि कैसे एक आईएसआई चीफ ने एक हाई वैल्यू इंडियन एसेट को जाने दिया, एक एजेंट को जाने दिया। एंड फिर आईएसआई चीफ उसे लाइक उसके ठुल्लू को बुला लेता है एंड बोलता है कि उमार को ले जाओ यहाँ से, पागल खाने में भर दो इसे, एंड वो डाल भी दिया होगा। एंड दैट्स इट। ये थी पूरी मूवी का एंड पोस्ट क्रेडिट सीन का एंड, जहाँ पे अब हाँ धुरंधर 3 एंड टीवी शो का भी एक रूम जरूर से बना हुआ है, पर मैं ये भी चाहूंगा कि एटलीस्ट 4 सालों तक तो हमें धुरंधर का कोई कंटेंट देखने को मिले। मैं तो बस इतना ही कहूंगा कि आदित्य धर आप ऐसा करो, आप इमॉर्टल अश्वत्थामा बनाओ, वो पूरी पिक्चर बन जाए अच्छे से, क्योंकि अब आपके पास फ्री हैंड होना भी चाहिए सारे पैसे और रिसोर्सेज के साथ। एंड देन फिर अगर आपका मन करे तो धुरंधर पे जाना, क्योंकि धुरंधर को एक्सपैंड होते देखना तो मैं भी पसंद करूंगा, पर मैं रियलिस्टिकली मैं भी ये बात समझ पाता हूँ कि भाई कब देखना सही रहेगा और कैसे देखना सही रहेगा, जिसमें मेरे कुछ ऐसे ही कंडीशंस है कि बस कैश ग्रैब के लिए ना बना दिया जाए। एंड दूसरा ये है कि लाइक चैट सेलेंस्की की तरह
वो बंदा आता है ना, हर 3 साल में आता है, एक जॉन विक पटक के जाता है एंड फिर गायब हो जाता है, उस तरीके से करो। आप बाकी सारे प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दे सकते हो। एंड सबसे बड़ी बात, किसी और को धुरंधर आगे चल के भविष्य में ना बनाने देना, क्योंकि मैं जानता हूँ आपसे अच्छी धुरंधर और कोई नहीं बनाएगा। एंड हाँ, रूम ज़रूर से पूरा खुला हुआ है, पर उससे बनाने में लाइक रीजनेबली एक अच्छा टाइम ज़रूर से होना चाहिए, ताकि लोगों को एक थोड़ा सा लाइक सेटल इन होने में टाइम लग जाए, मूवी के कैरेक्टर्स को आइकॉनिक बना ले, उन्हें याद कर ले, लोगों की ज़ुबान पे नाम हो, रेफरेंसेस को यूज़ करें। एंड देन जब धुरंधर का कोई नया कंटेंट आएगा, तब वो वही आग लगाएगा जो वायरफ अपने मूवीज़ के साथ सपना देखता है। क्या आप अपने ओपिनियंस में ज़रूर से बताइएगा कि आपने क्या पीक डिटेलिंग नोटिस करी धुरंधर 2 से। अपने ओपिनियंस में कमेंट्स ज़रूर बताना, और तब तक के लिए देखते रहना पीजे एक्सप्लेन।